हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जो बीत गई सो बात गई कि जग में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। दोस्तों, बात करें इस पंक्ति की, या अगर मैं कहूं कि मस्जिद मंदिर बैर कराते मेल कराती मधुशाला, या मैं कहूं कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, ऐसी कितनी सारी पंक्तियां हैं जो आप जब सुनते हैं तो एक कवि, और मैं कहना चाहूंगा वो कवि जिसने हिंदी भाषा में कोमलता और लोगों द्वारा सुनी जाने वाली जो चैतन्यता होती है उसको बहुत बढ़ाया। बहुत सारी कहानियां जुड़ती हैं हरिवंश राय बच्चन जी के साथ से, लेकिन जो बात छिपी रह जाती है कि चाहे वो हो मधुशाला या हो मधुकलश या उनकी अन्य कविताएं या उनके संस्मरण, एक चीज हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदी साहित्य जगत को बहुत ही सशक्तता के साथ उन्होंने समृद्ध किया। और आज भी जब हम कुछ उन चंद कविताओं की बात करें जिनको गायन के क्षेत्र में या जिनमें ताल के क्षेत्र में हमें वो मधुरता मिलती है, तो निश्चित तौर पे हरिवंश राय बच्चन जी और उनकी रचनाएं सबसे अच्छे से हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन की हिंदी पखवाड़ा सीरीज में। आज हम जो मूर्धन्य साहित्यकारों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने निराला के बारे में बात की, प्रेमचंद जी के बारे में बात की, हमने बात की जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। इन सबको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उन वीडियोज़ को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। बाकी मैं इनिशियली बताता चलूँ कि अगर आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ना चाहते हैं तो अभी आप studiiq.com जाके उससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 24 तारीख लास्ट डेट है उस हिंदी साहित्य के बैच से जुड़ने की। तो देर ना करें, डिले ना करें, आज और अभी विजिट करें studiiq.com और विकास लाइव कोड मेरा लगाना ना भूलें, ठीक है? वो नीचे चल रहा होगा यहाँ पे, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? चलो। है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है, कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था, या जो बीत गई सो बात गई जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, या वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत अग्निपथ अग्निपथ, या नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। ऐसे कितनी कविताएं हैं, कितनी कविताएं पॉपुलर कल्चर में बहुत प्रचलित हुई। और आज भी जब हम हिंदी साहित्य की तरफ मुड़ के देखते हैं तो उन कविताओं ने जिनको लोगों ने गा गा कर बहुत प्रसिद्धि दिलाई या जो लोगों के मन में बस गई, उनमें से श्री हरिवंश राय बच्चन की कविताएं प्रमुख हैं। तो जब ये अभी वीडियो जब एंड होगा तो मैं फिर कोशिश करूंगा कि उनकी जो कुछ प्रसिद्ध कविता है मधुशाला की, मैं उसका भी कुछ गायन करूं, ठीक है? गायन इन द सेंस कि मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि खुद जब मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं तो मुझे उन कवियों के बारे में पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है जिन्होंने वास्तविकता में हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, ठीक है? तो आज जब हम हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ रहे हैं तो शुरू करते हैं उनकी जीवनी से। 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। हिंदू कायस्थ परिवार से संबंध रखते हैं। प्रताप नारायण श्रीवास्तव और सरस्वती देवी के बड़े पुत्र थे। इनको बालकाल में बच्चन कहा जाता था, बचपन में इनको बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा होता है, संतान होता है। बाद में हरिवंश राय बच्चन इसी नाम से मशहूर हुए। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन जी से हुआ, ठीक है? जिनको बाद में टीबी 1936 में टीबी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में उनकी जो अमिताभ बच्चन की जो माता जी थी, जो जिन्हें हम तेजी बच्चन जी से नाम से जानते हैं, जिनका नाम तेजी सूरी था, 1941 में उनसे हरिवंश राय बच्चन जी ने दोबारा शादी की। मतलब हरिवंश राय बच्चन जी की दोबारा शादी थी, तेजी जी की पहली शादी थी, ठीक है? वो रंगमंच और गायन से जुड़ी हुई थी तेजी सूरी जी, जो बाद में तेजी बच्चन बन गई। इसी समय उन्होंने नीड़ का निर्माण जो जैसी कविताओं की रचना की। तेजी बच्चन से अमिताभ तथा अजिताभ दो पुत्र हुए। अमिताभ बच्चन हम सबको पता है सुप्रसिद्ध अभिनेता और सदी का महानायक उन्हें कहा जाता है, ठीक है? अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। तेजी बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन द्वारा शेक्सपियर के अनुदित कई नाटकों में अभिनय भी किया। हरिवंश राय बच्चन की शिक्षा इलाहाबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में हुई, ठीक है? उन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA और कैम्ब्रिज से PhD की। हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आके वापस उन्होंने पढ़ाया भी, और इलाहाबाद से एक उनका घना नाता था जो अंत तक उनके साथ रहा।
उनकी कविता यात्रा बचपन से ही शुरू हो गई थी और स्कूली दिनों से ही तुकबंदियां वे करने लगे थे। 1933 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुए कवि सम्मेलन में उनके द्वारा मधुशाला के पाठ को श्रोताओं ने खूब पसंद किया और धीरे धीरे उनकी मंची ख्याति इतनी बढ़ गई कि प्रेमचंद जी ने भी एक दिन क्या कहा था कि मद्रास में भी यदि कोई किसी हिंदी कवि का नाम जानता है तो वो क्या है, हरिवंश राय बच्चन है। देखिए, ये 1933 की बात है। 1936 में जब प्रेमचंद जी का निधन होता है, ये वो समय था जब हरिवंश राय बच्चन और ऊपर चढ़ रहे थे, ख्याति की तरफ बढ़ रहे थे, कविताएं रच रहे थे। हरिवंश राय बच्चन अनेक वर्षों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक रहे। अगर एक और नाम आप जानते हो, फिराक गोरखपुरी, तो आप मुझे उनका रियल नेम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी फिराक गोरखपुरी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी जो विभाग है उससे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक रहे। कुछ समय के लिए हरिवंश राय बच्चन आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम से संबद्ध भी रहे। 1955 में वह विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ होकर दिल्ली चले गए। विश्वविद्यालय के दिनों में इन्होंने कैम्ब्रिज जाकर 1952 से लेकर 1954 ईस्वी में अंग्रेजी कवि कीट्स जो हैं उन पे शोध प्रबंध लिखा, जो काफी प्रशंसित हुआ। जॉन कीट्स, पीबी शेली, हम सब जानते हैं उनको। ठीक है, बच्चन की कविता के साहित्यिक महत्व के बारे में बहुत सारे मत हैं। उनकी काव्य की विलक्षणता, उनकी लोकप्रियता है। निश्चित तौर पे आज भी हम जब गायन करते हैं मधुशाला का, तो वो आ जाती है कि मैं कायस कुलोद्भव मेरे पुरखों ने ऐसा ढाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हाला, पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदराले के आंगन में, मेरे दादों परदादों के हाथ भी की थी मधुशाला। तो बहुत गीयता जो है ना, लोगों को बहुत आकृष्ट करती है। निसंकोच कहा जा सकता है कि आज भी हिंदी के ही नहीं, सारे भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में बच्चन जी का स्थान सुरक्षित है। इतने विस्तृत और विराट श्रोता वर्ग को विरले ही कवि अपना कहने का दावा कर सकते हैं। बच्चन की कविता इतनी सर्वगाह्य और सर्वप्रिय है क्योंकि बच्चन की लोकप्रियता मात्र पाठकों की जो स्वीकरण है उस पर ही आधारित नहीं थी। जो कुछ मिला वह उन्हें अत्यंत रुचिकर जान पड़ा। वे छायावाद के अतिशय सुकुमार तथा माधुर्य से, उनकी अतीन्द्रिय और अति वैयक्तिक सूक्ष्मता से, उसकी लक्षणात्मक अभिव्यंजना शैली से उकता गए थे। तो उन्होंने एक नया पंथ चुना, जहाँ पे बहुत से लोग उसको शाला काव्य कहते हैं, बहुत से लोग उसको हेय दृष्टि से भी देखते हैं। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि अंग्रेजी विभाग का एक प्रवक्ता हिंदी में इतनी मूर्धन्य तरीके से, इतने शानदार तरीके से साहित्य रच रहा था। और सिर्फ साहित्य रचना नहीं, वो साहित्य जो प्रसिद्धि भी पा रहा था। तो कोई व्यक्ति जब प्रसिद्धि पाता है तो बहुत से उसके ओपोनेंट्स भी खड़े हो जाते हैं। तो हमको हरिवंश राय बच्चन जी के केस में भी बहुत सारे देखने को मिले। खैर, उर्दू की गजलों में चमक और लचक थी, दिल पर असर करने की ताकत थी, वह सहजता और संवेदना थी जो पाठक या श्रोता के मुंह से बरबसी कहला सकती थी कि मैंने पाया यह और वह मेरे दिल में है। खैर, मगर हिंदी कविता जनमानस और जनरुचि से बहुत दूर थी, हम सबको पता है। और ये 1918 में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने काव्य अनुशासन की बात की, श्रीधर पाठक जैसे कवि, मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि जिस समय हुए, उसके बाद से हमें थोड़ा काव्य अनुशासन दिखा। और शायद उसके बाद से कविताओं में रुचि भी, हिंदी कविताओं में रुचि हमको धीमे धीमे आगे बढ़ते के दिखी। क्योंकि शुरुआत में तो हिंदी कविताओं की तरफ बहुत कोई देखता नहीं था। ब्रज भाषा और अवधी की जो कविताएं होती थी, खासकर ब्रज भाषा, उन पे ही लोग फॉलो हुआ करते थे, उनको ही लोग देखा करते थे। अच्छा, बच्चन जी ने उस समय 1935 से 40 के व्यापक खिन्नता और अवसाद के युग में मध्य वर्ग के विक्षुब्ध वेदनाग्रस्त मन को वाणी का वरदान दिया। एक प्रकाशन उनका जो था 13 हार पहले भी प्रकाशित हो चुका था, पर लोग कहते हैं कि 1935 में जो मधुशाला उनका पहला काव्य संग्रह निकला, वही उनका पहला प्रकाशन था। इस प्रकाशन के साथ ही बच्चन का नाम एक गगनभेदी रॉकेट की तरह तेजी से उठकर साहित्य जगत पे छा गया। और मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश एक के बाद एक ये तीनों संग्रह शीघ्र ही बहुत प्रसिद्ध हुए और सामने आए। हालावाद के नाम से इनको कहा गया है कि ये हालावाद को क्या कहते हैं, अग्रिम प्रहरी हैं। खैर, ये उस काव्य पद्धति के धर्म ग्रंथ हैं, उस काव्य पद्धति के संस्थापक ही उसके एकमात्र सफल साधक भी हुए। क्योंकि जहां बच्चन की पैरोडी करना आसान है, वहीं उनका सच्चे अर्थ में अनुकरण करना असंभव है, असंभव। ठीक है, अपनी सारी सहजता, सार्वजनिकता के बावजूद बच्चन जी ने कविता के नितांत वैयक्तिक, आत्मस्फूर्त और आत्मकेंद्रित है जो उनकी कविताएं हैं। ठीक है, बच्चन ने इस हालावाद के द्वारा व्यक्ति जीवन की सारी निरस्ताओं को स्वीकार करते हुए भी उससे मुख मोड़ने के बजाय उसका उपयोग करने की, उसके सारी बुराइयों और कमियों के बावजूद जो कुछ मधुर और आनंदपूर्ण होने को के कारण ग्राह्य है, उसे अपनाने की प्रेरणा दी। उर्दू कवियों ने वाइज और बजा
मस्जिद, मजहब, क़यामत और उक़वा की परवाह न करके दुनिया रंगो बू को निकटता से बार बार देखने, उसका आस्वादन करने का आमंत्रण दिया है और वो आमंत्रण फिर लिया भी गया। ख़याम ने वर्तमान क्षण को जानने, मानने, अपनाने और अपनी प्रकार इस्तेमाल करने की सीख दी है और बच्चन के हालावाद का जीवन दर्शन भी यही है। मैं ख़याम की बात कर रहा था ऊपर, ख़याम से जुड़ा एक किस्सा भी है, आप लोग जरूर उसको गूगल करके देखिएगा। उनके जो अनुवादन हुआ था, जो ट्रांसलेशन हुआ था, उससे रिलेटेड था, उसको जरूर पढ़िएगा आप। ठीक है, यह पलायनवाद नहीं है, मतलब खालावाद जो है, हालावाद, वो पलायनवाद नहीं है, क्योंकि इसमें वास्तविकता का अस्वीकरण नहीं है, न उससे भागने की परिकल्पना है। प्रत्युत वास्तविकता की शुष्कता को अपनी मरस तरंग से सींचकर हरी भरी बना देने की सशक्त प्रेरणा है। यह सत्य है कि बच्चन की इन कविताओं में रूमानियत और कसक है, पर हालावाद गम गलत करने का निमंत्रण है, गम से घबरा कर खुदकुशी करने का नहीं। और एक बात और बता दूंगी, अभी मैं जब कविता को पढ़ूंगा भी, आप इस बात को समझेंगे कि हर उस बिंदु को जो समाज में हम देख के अनदेखा कर देते हैं, जिनसे हम भागने की कोशिश करते हैं, वहां पे वो मधुशाला खड़ी होती है और हमको बताती है कि हमें ये नहीं करना है। पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिशियंस ये करते हैं, बाकी जो लोग जो व्यापारी होते हैं वो शायद करते होंगे, वे लोग जो कायर हैं वो शायद करते होंगे, लेकिन जब आप मधुशाला के पास जाते हैं तो आप ये नहीं कर सकते, और ये नहीं करते हैं, ये हमको देखने को भी मिलेगा। बच्चन की कविता की लोकप्रियता का प्रधान कारण उसकी सहजता और संवेदनशील सरलता है, और यह सहजता और सरल संवेदना उसकी अनुभूति मूलिक सत्यता के कारण उपलब्ध हो सकी है। बच्चन जी ने आगे चलकर जो भी किया हो, आरंभ में उन्होंने केवल आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार और आत्माभिव्यक्ति के बल पर ही काव्य की रचना की। कवि के अहम की स्फीति ही काव्य की असाधारणता और व्यापकता बन जाती है, और ये चीजें आपको बच्चन जी में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। देखिए, जब हम छायावाद पढ़ते हैं, फिर हम छायावादोत्तर काल पढ़ते हैं, इस दौरान बच्चन जी बड़े ही प्रबुद्ध रूप से हिंदी साहित्य जगत में एक उगते सितारे के तौर पे सामने आते हैं। और फिर छायावादोत्तर काल के बाद से, जब हम आप कह सकते हो कि प्रगतिवाद को ले लें या प्रयोगवाद को ले लें या नई कविता को ले लें, बच्चन जी हर जगह किसी न किसी रूप में आपको प्रकट होते दिखेंगे जब भी आप हिंदी साहित्य और खासकर हिंदी साहित्य में पद्य की बात करेंगे। बच्चन एकांत आत्मकेंद्रित कवि हैं, इसी कारण उनकी रचनाएं जो सहज स्फूर्त नहीं हैं, उदाहरण के लिए बंगाल के काल और महात्मा गांधी की हत्या पर लिखी कविताएं केवल नीरस ही नहीं, सर्वथा कवित्व रहित हो गई हैं। देखिए, वही बात है कि जब अब उन्होंने तुकांत पे, लय पे कविता की तो आपको बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब उन्होंने कोई रियल मुद्दे पे हट के कुछ कविता लिखने की कोशिश की तो आपने भी क्या किया, आपने भी उसे उतना पढ़ा नहीं। तो इस बात का दोषारोपण हरिवंश राय बच्चन पे नहीं होना चाहिए कि उनकी कविताएं तुकांत से ही प्रेरित थी। स्वानुभूति का कवि यदि अनुभूति के बिना कविता लिखता है तो उसे सफलता तभी मिल सकती है जबकि उसकी रचना का विचार तत्व या शिल्प उसे सामान्य तुकबंदी से ऊपर उठा सके, और विचार तत्व और शिल्प बच्चन के काव्य में अपेक्षाकृत क्षीण और क्या है, अशक्त है। अपेक्षाकृत क्या है, क्षीण और अशक्त है। प्रबल काव्यानुभूति के क्षण विरल होते हैं और बच्चन ने बहुत अधिक लिखा हुआ है। यह अनिवार्य था कि उनकी उत्तर काल की अधिकांश रचनाएं अत्यंत सामान्य कोटि की पदकृतियां होकर रह जाती। उन्होंने काव्य के शिल्प में अनेक प्रयोग किए हैं, पर वे प्रयोग अधिकतर उर्दू कवियों की तरह तरह की बहरों में तरह तरह की जमीन पर नज्म कहने की चेष्टाओं से अधिक महत्व के नहीं हो पाए। यहां पे शायद एक कसक रह गई जहां पे वे काम कर सकते थे, और वो उर्दू जो कहते हैं ना कि उर्दूवाद के साए में रह गए, ये बात शायद वो ओपनली क्लियर करना चाहते होंगे जब हम हरिवंश राय बच्चन की बात करते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा को काव्य भाषा की गरिमा प्रदान करने का श्रेय निश्चित ही बच्चन जी को जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी लोकप्रियता का एक कारण उनका काव्य पाठ भी रहा है। हिंदी में कवि सम्मेलन की परंपरा को सुदृढ़ और जनप्रिय बनाने में बच्चन जी का असाधारण सहयोग रहा। इस माध्यम से वे अपने पाठकों, श्रोताओं को और भी निकट आ गए। कविता के अतिरिक्त बच्चन जी ने कुछ समीक्षात्मक निबंध भी लिखे हैं जो गंभीर अध्ययन और सुलझे हुए विचार प्रतिपादन के लिए बहुत आवश्यक है और पठनीय है। उनके शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद और जनगीता के नाम से प्रकाशित दोहे चौपाइयों में भगवत गीता और बच्चन साहित्य कृतित्व की विशेषताएं उल्लेखनीय हैं, और स्मरणीय अंग ये माने जाएंगे या नहीं इसमें संदेह है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इतिहास को जज करता है, अपने अपने हिसाब से इतिहास को देखता है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को उनकी कृति दो चट्टानों जो 1968 में थी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन में
कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उनको सरस्वती सम्मान दिया था। 1955 में इंदौर के होलकर कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है शिवमंगल सिंह सुमन, खुद ने हरिवंश राय बच्चन को कवि सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया था। हरिवंश राय बच्चन को भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। इनके कुछ काव्य संग्रह हैं और कुछ जैसे इनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दशदार के सोपान, उनका काव्य संग्रह है तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आत्मपरिचय, निशा निमंत्रण। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। कुछ याद आपको याद रहनी भी चाहिए अगर आप हिंदी साहित्य को उतने ही तन और मन से स्वीकारते हैं। ठीक है, अपनी दिलकश कविताओं से लोगों का मन मोह लेने वाले इस महान कवि ने 95 वर्ष की आयु में 3 जनवरी 2003 में मुंबई में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हर व्यक्ति जन्म लेता है और अंत में इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, यह सत्य है, लेकिन कुछ लोग अपने गुणों और काम की छाप लोगों के दिलों पे कुछ इस प्रकार छोड़ जाते हैं कि उन्हें हमेशा याद किया जाता है। और मुझे वो दिन याद है, मैं छोटा था, लेकिन मुझे याद है कि वो बड़ा लंबा जुलूस निकला था हरिवंश राय बच्चन जी का, जो पार्थिव शरीर था उसको लेके, और पूरी की पूरी जो जनता, जो मुंबई की जनता थी, उनके पीछे जा रही थी, रो रही थी। और जब हम छोटे थे, घर पे थे, इलाहाबाद में थे, और वहाँ पे अखबारों में जब हरिवंश राय बच्चन के बारे में पढ़ते थे तो उनकी कविताएं जो थी वो हमें कंठस्थ हो गई थी, और हम अब बाद में भी कोशिश करते थे कि उन कविताओं को पढ़ा जाए। आप मेरे पीछे कुछ पंक्तियां देख सकते हैं कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, स्वयं नहीं पीता औरों को किंतु पिला देता हाला, स्वयं नहीं छूता औरों को ऊपर पकड़ा देता प्याला, पर उपदेश कुशल बतौरों से मैंने यह सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला, मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने ऐसा ढाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हाला, पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन में, मेरे दादों परदादों के हाथ पिकी थी मधुशाला। ठीक है, बजी फकीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, गाजगिरी पर ध्यान सुना में मग्न नहीं रहा पीने वाला, शेख बुरा मत मानो इसको साफ कहूं तो मस्जिद को अभी युगों तक सिखलाएगी ध्यान लगाना मधुशाला, मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, और बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मेल कराती मधुशाला, कोई भी हो शेख नमाजी या पंडित जपता माला, बैर भाव चाहे जितना हो मदिरा से रखने वाला, एक बार बस मधुशाला के आगे से होकर निकले, देखूं कैसे थाम न लेती दामन उसका मधुशाला। ठीक है, तो ये मधुशाला की पंक्तियां थी। आप भी कोशिश कीजिएगा, मधुशाला को पढ़िए, समझिए, देखिए और उसके निहितार्थ को निकालिए। जो लिखा है उस पे नहीं, उसके जो निहितार्थ हैं, जो कवि कहना चाहते हैं, जो बच्चन जी कहना चाहते थे कि दुनिया से हार नहीं माननी है। ठीक है, दुनिया से हार नहीं माननी है, उसका सॉल्यूशन यानी कि समाधान निकालना है, और वो समाधान जो आपको भी पसंद हो, जो समाज को भी पसंद हो। तो इस दिशा में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मधुशाला एक बहुत शानदार काव्य संग्रह है, आप जरूर उसे पढ़िएगा। बाकी मैं फिर से बताता चलूं कि हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है, आप हिंदी साहित्य का जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है, एक मिनट, हिंदी साहित्य का जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 24 सितंबर को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके, इस कोड का प्रयोग करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच नंबर 5 है, ठीक है, जिसमें बिहारी लाल से ये बैच शुरू हुआ है। और फिर से बता दूं, 24 तारीख एडमिशन की अंतिम तिथि है, 24 सितंबर, और दोपहर 1 बजे से कक्षाएं होती हैं। ठीक है, 14,999 इसका प्राइस है, विकास लाइव कोड है। ऑफर्स स्टडी आईक्यू में आते रहते हैं, studyIQ.com विजिट करके आप ऑफर्स को लगातार देख सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि डेडिकेटेड ग्रुप्स के माध्यम से मैं कोशिश ये करता हूं कि वहां पे हर स्टूडेंट की कॉपी चेक हो और उस स्तर पे चेक हो कि उसकी वर्तनी, वाक्य, फ्लो, हर चीज को चेक किया जाए। PYQs एनालिसिस भी कराता हूं, PYQ सॉल्व भी कराता हूं, PYQs आपसे भी करवाता हूं, टेस्ट सीरीज तो साथ में है ही, लाइव डाउट सेशन तो साथ में रहता ही है, और वो डाउट सेशन लाइव मेंटोरिंग की तरह होता है। थ्रू आउट आपको 1-to-1 मेंटोरिंग भी मिलती है। तो देर ना करें, विजिट करें studyIQ.com और आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ सकते हैं। बाकी मैं बताता चलूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @official विकास करके, आप यहां पे स्कैन करके आप इससे मुझसे जुड़ सकते हैं। और जब मैं टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए न जुड़िए कि आप किसी फैकल्टी को फॉलो करना चाहते हैं। हिंदी साहित्य से जुड़े बहुत सारे मैटर, UPSC से जुड़े बहुत सारे मैटर मैं शेयर करता रहता हूं, तो इस ग्रुप से जुड़ के आप वो भी पा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।